हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो वैसे तो हमने ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ा है यूजी के टाइम पे, बट यहाँ पे कुछ एक स्लाइट ओवरव्यू। तो आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 90 mm ऑफ एच जी, एल्वेलाई में होता है 104 mm ऑफ एच जी, एंड वेनस ब्लड में होता है 40 mm ऑफ एच जी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है आर्टीरियल ब्लड में 40 mm ऑफ एच जी, एल्वेलाई में भी 40 mm, और वीनस ब्लड में थोड़ा सा ज़्यादा 46 mm ऑफ एच जी। अच्छा, अब अपन बात करें कि ऑक्सीजन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड के थ्रू। तो डिजॉल्व स्टेट में अराउंड 0.29 ml होती है, यानी इतनी ब्लड प्लाज्मा में घुल के जाएगी। ओके, जबकि कंबाइंड स्टेट यानी हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होके 19.5 ml जाएगी। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कितनी है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ओके, सो उस हिसाब से 1.34 इंटू 15, जो यूजुअली हमारा हीमोग्लोबिन होता है इन ग्राम्स, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 20.1। ये एक्चुअल कैपेसिटी है, मींस इतना ब्लड में हीमोग्लोबिन मैक्सिमम बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन से। तो 100 ml में 20.1 ml मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी हो सकती है कंबाइंड फॉर्म में। ओके, यूजुअली ये 97% सेचुरेटेड रहता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 100% सेचुरेटेड नहीं रहता। तो 20.1 का 97% अप्रोक्स 19.5 हो गया। अच्छा, एक चीज और कि प्योर स्टेज जो होती है, जो एग्जैक्ट प्योर फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की, अगर हम बाहर इन्वायरमेंट में बनाए ब्लड में ना लें तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी 1.39 के आसपास होती है। उसकी काफी रीजन है कि भाई ब्लड में जब होता है तो कुछ इम्प्योरिटीज भी उसके साथ होती है। प्योर क्रिस्टलाइन जैसी फॉर्म होती है उसमें 1.39 होती है। ओके, चलिए। अच्छा, वीनस ब्लड में बात करें तो 0.12 ml जो है वो तो डिजॉल्व स्टेट में है। यहाँ पे 0.29 थी, इसको आप 0.3 यूजुअली ज्यादा लेते तो कॉमन है, उससे रिकॉल कर सकते हैं। जबकि कंबाइंड स्टेट में सिर्फ 15.1 है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वैल्यूज अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग दे रखी है, बट दोनों का जो डिफरेंस है, या वो कहें कि जो ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू पे छोड़ के आया है वो अप्रोक्सीमेटली 5 ml ही आती है। ओके, और डिजॉल्व स्टेट की वैल्यूज क्लियर है, तो वो अराउंड 0.17 ml डिजॉल्व यानी प्लाज्मा से टिश्यू पे रह गई। ये कंबाइंड करते हैं और इसमें डिजॉल्व वाली का परसेंटेज निकालते हैं तो वो अगेन 3% और कंबाइंड से 97%। अब अगर हम डिफरेंस निकालें आर्टीरियल और वीनस का, यानी 19.5 माइनस 15.1 प्लस 0.29 ml माइनस 0.12 ml, तो ये डाटा हमारे पास आता है। और ये डाटा बताता है कि इतनी ऑक्सीजन इन दोनों स्टेट से टिश्यू पे गई है। ओके, तो अगर हम निकाले 0.17, कैलकुलेशन दिमाग में कीजिएगा, 0.17 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.17, यानी टोटल जो टिश्यू पे दी गई है उसमें से कितनी प्लाज्मा से आई है, तो वो 3% है, और कितनी हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होकर आई है वो 97% है। ओके, तो इसमें टोटल दो जगह 97% आ गया, यानी हीमोग्लोबिन की जो एक्चुअल कैपेसिटी है ब्लड के अंदर, ब्लड वाली जो एक्चुअल कैपेसिटी है 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके जाने की, उसका सिर्फ 97% है। यूज करते हुए सिर्फ 19.5 ml या कई जगह 19.4 लिखा है, उतनी ऑक्सीजन लेके जाता है। और दूसरी जगह जो टिश्यू पे ऑक्सीजन मिली है टिश्यू को, उसका 97% भी हीमोग्लोबिन से ही आ रहा है और 3% डिजॉल्व स्टेट से आ रहा है। ओके, एक और इसमें वैल्यू याद कर सकते हैं आप कि कंबाइंड हीमोग्लोबिन में से कितना परसेंटेज टिश्यू पे एट ए टाइम गया। ये काफी कॉमन चीज है, हम इसको 20 mm एच जी और 5 mm ऑफ एच जी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। और कई जगह हमने सीवीएस में डिस्कस किया, जैसे हार्ट की मसल है उसमें अराउंड 75%, यानी 15 mm ऑफ एच जी तक ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर हो जाता है। बट यहाँ पे सिर्फ 25%, और पूरी बॉडी में नॉर्मली 25% ऑक्सीजन दिया जाता है कंबाइंड हीमोग्लोबिन का एट ए टाइम। ओके, बाकी एक्सरसाइज वगैरह में ये ज्यादा भी हो सकता है। इसमें एक और चीज आप नोट कर सकते हैं जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो सिर्फ डिजॉल्व स्टेट की वजह से होता है। परफ्यूजन और डिफ्यूजन लिमिटेड के जब कॉन्सेप्ट समझे थे तब, तो इसमें देखिए कि जब 90 mm ऑफ एच जी पार्शियल प्रेशर था तब डिजॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन 0.29 ml था,
और जब 40 mFHg वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर हुआ तब डिजोल्व ऑक्सीजन 0.12 ml हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि 40 बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 0.29 तो आपको 0.12 वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स ये प्रूव कर रहा है इस चीज को कि उतना ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आएगा जितनी वो डिजोल्व स्टेट में है, जो कंबाइंड है वो पार्शियल प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करती। ओके, अब आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया, कितने टाइप्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है और जनरल आइडिया हम सबको होता है। अब एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन टिश्यू ऑक्सीजन को या टिश्यू ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर को किस तरह बफर करता है या किस तरह एक पॉइंट पे मेंटेन करके रखता है। तो उसके लिए हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं। लेट सपोज कि टिश्यू PO2 जो है वो ज्यादा हो गया 40 mFHg से, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है चीज। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू पे 40 mFHg से ज्यादा हुआ तो कोई ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा ही नहीं, मीन्स हीमोग्लोबिन वहां पे ऑक्सीजन देगा ही नहीं। और अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देगा नहीं तो जो सराउंडिंग टिश्यू है वो इस 40 mFHg को कंज्यूम कर लेंगे और फिर इसका प्रेशर जैसे ड्रॉप होगा अगेन एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। मीन्स लिमिट है 40 mFHg से ऊपर हीमोग्लोबिन देगा नहीं तो पार्शियल प्रेशर फिर आगे बिल्डअप कैसे होगा। ओके, और वही बात करें कि एक्सेस के टाइम पे रिक्वायरमेंट 20 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो PO2 कम हो जाएगा। कहाँ पे? टिश्यू लेवल पे। कैसे? कि वहां का जो सराउंडिंग टिश्यू है वो ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है और PO2 जैसे ही कम होगा तो O2 रिलीज जो है हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक एरोस का साइज देखिए, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एरो बना है, ओके, जबकि यहाँ पे इतने सारे एरोस बने। इसका लॉजिक ये है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मोइड है, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर में थोड़ा सा चेंज भी एक्सेसिव ऑक्सीजन रिलीज को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। तो उसकी वजह से यहाँ की जो PO2 है उसको ज्यादा ऑक्सीजन के लिए चेंज नहीं होना पड़ा। और समझिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट 20 टाइम्स थी, लेकिन सिग्मोइड होने की वजह से PO2 को खुद को 20 टाइम्स चेंज नहीं होना पड़ा, उसने जस्ट स्लाइड चेंज किया है और उसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ओके, तो इसमें भी हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, कंप्रेस्ड एयर, या मींस हम डाइविंग कर रहे हैं या फिर असेंडिंग मूवमेंट्स यानी माउंटेन्स पे चले गए या फ्लाइट में चले गए, तो उस केस में PO2 लेवल कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, अराउंड 10 टाइम्स तक के फ्लक्चुएट करेगा, 10 टाइम्स अप एंड डाउन। तो इस समय भी टिश्यू PO2 जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। मींस अगेन हीमोग्लोबिन का रोल है, क्योंकि एल्वेलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन के वो तो काफी डिफर करता है। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। तो हमने एक ग्राफ कई बार देखा है, जी भर के देखा है इसको, यूजी के टाइम पे भी और बुक्स में भी। तो इसका हमें बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से ग्राफ काम करता है। जस्ट हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे PO2 है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, और वाई एक्सिस पे हमें पता रहता है कि कितना सेचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन का, यानी 25%, 50%, 75% और 100%। यूजुअली ये वैल्यूज लिखी जाती है क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल को लेंगे तो सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज है, 25%, 50%, 75% एंड 100%। और इसमें देख सकते हैं कि आप किस तरह वैल्यू वेरी करती है। जैसे इसमें जो रेड डॉट्स हैं वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग से 25% या 50% सेचुरेशन को डिनोट करते हुए जा रहे हैं, जबकि ग्रीन जो डॉट्स हैं जो ब्लैकिश दिख रहे हैं वो एक्चुअली 20, 40, 60, 80 और 100 mFHg प्रेशर को डिनोट करते हुए जा रहे हैं कि उन पे कितना सेचुरेशन हो चुका है। इसमें देखें अराउंड 20 mFHg या उससे कम पे 25% सेचुरेशन हो चुका है, फिर अराउंड 30 mFHg पे 50% सेचुरेशन हो चुका है, फिर अराउंड 40 या 50 mFHg के बीच में 75% सेचुरेशन हो चुका है। फिर भी नेक्स्ट रेड डॉट आता है यहाँ पे, मीन्स इसके बाद इसके बाद इसके बाद अब यहाँ पे, यानी नेक्स्ट सेचुरेशन होते होते अराउंड 100 mFHg का प्रेशर चाहिए। फिर भी वो कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि एक्चुअली कैपेसिटी तो उसकी 20.1 ml है, बट वो हमेशा 97% सेचुरेटेड हो सकता है मैक्सिमम। तो उसकी वजह से 97% पे पहुंचाने में हमें अराउंड
mm ऑफ Hg का प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर। ये सारी इस कर्व की प्रॉपर्टीज है। अब इसकी राइट और लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट में देखिए, लेट सपोज इस तरीके का ग्राफ बने, सॉरी, जस्ट लाइक दिस। तो ये राइट वाला, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वो राइट में शिफ्ट होगा। मींस सेम सैचुरेशन के लिए, सेम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर अब ज्यादा लग रहा है। पहले इतना लग रहा था, अब इतना लगेगा। अब सेम कर्व में अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करें, यानी कुछ इस तरीके से, ओके, तो उससे हमें पता चल रहा है कि सेम सैचुरेशन के लिए कम पार्शियल प्रेशर पे भी वो सैचुरेशन अटेन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की। तो अगर राइट शिफ्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, या फिर ये कहें, इंपॉर्टेंट लाइन जो प्रैक्टिकल लाइन है, कि सेम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा पार्शियल प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़े, यानी हीमोग्लोबिन को 75%, यानी एक और ऑक्सीजन देने के लिए ज्यादा पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स डेफिनेटली वहां होंगे जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसको प्रैक्टिकली लिंक कीजिए, यानी ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन चाहता है कि वो 75 से 50 आ जाए, वो अपना एक ऑक्सीजन रिलीज कर दे, बट तभी तो उसको सेम प्रेशर पे मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है। तो इसका मतलब जरूर वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी टिश्यू वाले सारे फैक्टर्स, या वो सारे फैक्टर जिनमें CO2 ज्यादा हो, या CO2 से लिंक हो, या जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो, सारी सेम चीजें हैं और यही फैक्टर्स हैं। कैसे? पहला फैक्टर H+, या पहले CO2 ले लीजिए। चलिए, CO2 ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन को रिलीज को करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं निकल रहा हूं, तो एज ए मेटाबोलाइट तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस सेल को, उस प्रोसेस को चलाने में। ओके, अब CO2 कार्बनिक एनहाइड्रेस के साथ मिलकर H+ आयन बनाता है, तो H+ भी ज्यादा है, इसका मतलब सेम चीज CO2 ज्यादा है। अच्छा, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो यही चीज बताती है कि भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ ज्यादा है। अच्छा, कुछ और मेटाबोलाइट जैसे कि BPG, काफी फेमस, तो ये रिलीज हो रहा है सेम, कि वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे टिश्यू के लेवल पे। ओके, और H+ और CO2 की वजह से, H+ और CO2 की वजह से होने वाले ऑक्सीजन रिलीज टिश्यू लेवल पे, इसी को बोर इफेक्ट कहते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोक्सिया के बारे में और उसके थोड़े से ट्रीटमेंट के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं उसके टाइप से। 4 टाइप होते हैं बेसिकली। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हाइपोक्सिया का रीज़न है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहाँ तक का? टिल कैपिलरी, यानी जहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है अराउंड द एल्वेलाई, जो कैपिलरीज हैं पल्मोनरी बेड की, वहां तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में आती है। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो गई, डब्बे में बंद कर दिया किसी को, तो डेफिनेटली हाइपोक्सिया होगा। सेकंड, एल्वुलर O2 कम हो गई, एल्वुलाई में O2 कम है, क्यों भाई? 2 रीजन, या तो एयरवे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा यानी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ओके, या फिर रेस्पिरेटरी रेट ही कम है। ऐसा क्यों? डेफिनेटली रेगुलेशन गया हुआ है, कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तभी रेस्पिरेटरी रेट ही कम हो गई, तो एल्वुलर ऑक्सीजन कहाँ से होगा? प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छा, या फिर इम्पेयर्ड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वो ही खराब हो गई। अब उसके खराब होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन पे हम जाएंगे नहीं। उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा। या फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, V/Q मिसमैच, तो उसकी वजह से पल्मोनरी डेड स्पेस या फिजियोलॉजिकल शंट क्रिएट होंगे, तो अगेन इम्प्रॉपर ऑक्सीजनेशन एंड देन हाइपोक्सिया। या फिर वीनस आर्टीरियल शंट, डायरेक्ट राइट और लेफ्ट हार्ट के बीच में कोई शंट्स बन गए, तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया रहेगा। तो इन सब में देखिए आप बात कहाँ से हो रही है, पहले एटमॉस्फेयर की, फिर एल्वेलाई की, फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, फिर कैपिलरी की, और फिर बड़ी आर्टरीज की। तो ये सारी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में टिल द पल्मोनरी बेड एंड कैपिलरी सिस्टम तक। इसमें एक एक्सट्रिंसिक है, यानी एटमॉस्फेरिक O2 वाला, बाकी सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, और जो लास्ट वाले 3 हैं वो पल्मोनरी है। मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि
ये ज़्यादा लंग से रिलेटेड है, या जो गैशियस एक्सचेंज वाला पार्ट है उससे ज़्यादा रिलेटेड है। अब बात करते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। इसका नाम ही बता रहा है कि एनीमिया मीन्स ऑक्सीनेशन प्रॉपर है बट ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे पास वैगन्स नहीं है, इतनी गाड़ियां नहीं है। तो फर्स्ट एनीमिया, आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है। दूसरा है तो सही बट एबनॉर्मल है, सिकल सेल एनीमिया, कोई काम का नहीं है। तीसरा था तो नॉर्मल लेकिन अब खराब हो गया, यानी सीओ पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, किसी काम का नहीं रहा। ओके। थर्ड टाइप स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, यानी स्टेगनेंट, जरूर सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कैरिंग कैपेसिटी है बट स्पीड नहीं होगी या फिर वॉल्यूम नहीं होगी। कैसे? जनरल सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, यानी ब्लड वॉल्यूम ही कम है, शॉक की कंडीशन है या फिर और कोई कंडीशन है। सेकंड, लोकल सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, यानी आर्टरी या वेन का कोई ऑक्लूजन हो गया है, जैसे सेरेब्रल या कोरोनरी, हमने हार्ट में डिस्कस किया था। मायोकार्डियल इंफाक्शन के टाइम पे हाइपोक्सिया हो जाता है और उसके कई फीचर्स। तो सेरेब्रल एंड कोरोनरी, पर्टिकुलर किसी वेसल में ऑक्लूजन की वजह से ब्लड नहीं जा रहा है तो वहां पे स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो जाएगा, रुके रुके ब्लड स्टेगनेंट रहेगा। थर्ड इज टिश्यू एडिमा, यानी एडिमा की वजह से भी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। फोर्थ इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, हिस्टो मीन्स सेलुलर टिश्यू लेवल और टॉक्सिक मीन्स कोई एलिमेंट, टॉक्सिक चीज। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंजाइम पॉइजनिंग, काफी फेवरेट पॉपुलर साइनाइड, साइटोक्रोम को इफेक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन होके भी ऑक्सीजन नहीं है, हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म कम है, क्यों कम है? या तो किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो गई या फिर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन की, विटामिन कम है, जैसे कि बेरी डिजीज। तो विटामिन कम होने की वजह से, विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से मेटाबॉलिज्म कम है, तो ऑलरेडी हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन है। और आज का लास्ट डिस्कशन अब ऑक्सीजन थेरेपी, यानी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया। तो इसमें किस तरीके से देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी? मास्क लगा के भी देते हैं, इंटरनेजल ट्यूब्स के थ्रू भी देते हैं, आजकल तो काफ़ी चल रहा है वेंटिलेटर। ओके। और कई टेंट्स वगैरह या कई ऑल्डर मेथड्स भी हैं इसके लिए। तो बेसिकली इसमें यह है कि ऑक्सीजन दी जाएगी आपको, बाहर से अवेलेबल कराई जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया है, लेट से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है तो ये 100% इफेक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड है, तब ऑक्सीजन की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेट से हाइपोवेंटिलेशन हाइपोक्सिया है, यानी रेस्पिरेटरी रेट कम है, तो प्योर O2 देने से O2 की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी भाई, 100% O2 दोगे तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा एंड सारे काम हो जाएंगे, O2 की जो रिक्वायरमेंट हो पूरी हो जाएगी, भले ही रेस्पिरेटरी रेट कम हो, 5 या 6 बार ही रेस्पिरेशन हो रहा हो पूरा। बट CO2 का क्या? CO2 तो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसका वॉश आउट होना जरूरी है। तो CO2 उस केस में बिल्डअप हो सकती है बॉडी में और उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, बट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। थर्ड इज डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाए, यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन खराब हो गई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन खराब है, तो उस केस में भी प्योर O2 जब देंगे तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले अराउंड 40 mmHg प्रेशर था, एल्वोलाई में 106 था, डिफरेंस निकाला 60 mmHg। वहीं अगर हम प्योर O2 देते हैं तो आर्टीरियल प्रेशर तो सेम 40 mmHg रहेगा, बट एल्वुलर प्रेशर जो है वो अराउंड 600 mmHg हो जाएगा, यानी डिफरेंस या ग्रेडियंट 540 mmHg का होगा। तब डिफ्यूजन में ग्रेडियंट जो होता है उस गैस का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस दोनों साइड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के। तो अब वो ग्रेडियंट 8 गुना बढ़ चुका है, तो डिफ्यूजन बहुत प्रॉपर होगा, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो जाएगा। इस केस में CO2 का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि CO2 वैसे ज्यादा डिफ्यूज होती है और रेस्पिरेटरी रेट तो नॉर्मल ही है, तो CO2 आराम से निकल जाएगी। अच्छा, एनीमिक हाइपोक्सिया में इसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। कैसे? कि एनीमिया में कैरियर ही कम है और हम देखते हैं कि 97% जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन से रहा है, तो कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं होगी इस मेथड की। बट ये डिजोल्व O2 जो जारी है, यानी जो 0.29 ml प्लाज्मा में घुल के जा रही थी, उसका अमाउंट बढ़ा देगा। और कई बार ये छोटा सा डिफरेंस भी लाइफ और डेथ के बीच में इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी ये फैक्टर बन जाता है जीवन बचाने वाला। तो उस तरीके से कई बार ये मेथड काम आ जाता है। और लास्ट हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, कोई चांस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में घुस घुस के ऑक्सीजन नहीं दे सकते। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिएगा
और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन, डाउट, कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।